All right, good evening, guys. So we have some participants with us in the class. All right. So आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स देखे गाइस? यस सर। ऑल राइट, कौन से लेक्चर देखे? पहले दो देखे सर। पहले दो देख लिए, ग्रेट ग्रेट। एंड बाकी दो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी देखे वीडियो लेक्चर्स? ओके, चलो ठीक है, गुड। तो आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, तो बेस्ड ऑन दैट हम अपना डिस्कशन कर सकते हैं। नाउ let me share the screen. एक डाउट था सर। हाँ हाँ, मैं वही आपके पहले कॉन्सेप्चुअल डाउट्स डिस्कस कर लेता हूँ। आप लोगों ने बुकलेट अटेम्प्ट किया है इसके बाद में? यस सर। ओके, ठीक है। सो राइट नाउ एक बार मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ ऑफ जो जो सब टॉपिक थे इन द लेक्चर, इन द टू लेक्चर्स दैट यू हैव सीन, एंड बेस्ड ऑन दैट आप लोग फिर बताना कौन से सब टॉपिक में आपको डाउट्स हैं। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर तरीके से डाउट्स का डिस्कशन कर पाएंगे। ऑलराइट, सो जब आपने लेक्चर्स देखे तो उसमें पहला सब टॉपिक आपने देखा होगा which was construction and working of galvanic cell. So this is something that we discussed in the last class also. मैंने आपको थोड़ा सा इसका explanation दिया था ताकि आप लोगों के लिए एक स्टार्ट हो जाएगा while seeing the video lectures, right? And based on this फिर आपने वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे। देन इसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। ठीक है, सेकंड। हाँ, सो दूसरा था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स पर। इसमें भी आपने 4 टाइप के इलेक्ट्रोड्स देखे थे। ठीक है, राइट, यहाँ पर अच्छे से 4 टाइप के इलेक्ट्रोड्स आपने देखे थे, तो उनका कंस्ट्रक्शन एंड उनके रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, अगर वो एनोड की तरह बिहेव करेंगे या कैथोड की तरह बिहेव करेंगे, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देन आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल देखा होगा। देन बेस्ड ऑन इट रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल समझा होगा। देन रेफरेंस इलेक्ट्रोड का डिस्कशन हुआ था, एंड उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आया था, एंड देन थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो ये सब टॉपिक्स आपने एक एक करके डिस्कस किए थे। अब let me also talk about that within each subtopic
आप लोगों से क्या क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, ठीक है। सो जैसे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल, अगर जब मैं ये पहला सब टॉपिक ऑब्जर्व करूं तो इसमें इफ आई आस्क यू that some questions like you know एक गैल्वेनिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ठीक है। देन आई मे आस्क दैट एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का सोर्स क्या होता है, एनोड होता है या फिर कैथोड होता है, राइट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा रहता है इन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सेल, मतलब ये एनोड टू कैथोड होता है या कैथोड टू एनोड होता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं इस तरीके से, तो इनके आंसर्स आर समथिंग जो आपकी फर्स्ट गो में, मतलब ऐसा नहीं कि अब आप बार बार नोट्स जाके देखो और उसके बेसिस पे आंसर करो, आपको स्ट्राइक करने चाहिए। एनोड नेगेटिव होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स एनोड होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड होता है, राइट। और भी ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपको वर्किंग ऑफ सेल के बारे में बताते हैं, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर अनायंस मूव कैसे करते हैं, अनायंस मूव, दे मूव टुवर्ड्स कैथोड साइड और एनोड साइड। अब आप देखोगे तो जो कैथोड का सॉरी एनोड का चेम्बर है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, रॉड नेगेटिव होता है बट सोल्यूशन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अनायंस विल मूव टू द एनोड साइड, द कैटायंस मूव टू द कैथोड साइड। सो कुछ कुछ ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके ऊपर आपको एकदम 100% क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। नाउ विद इन दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक आपको कुछ डाउट्स हैं तो लेट मी नो, विल डिस्कस विद इन दिस कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से? ऑल राइट, ठीक है। देन सेकंड वाला पार्ट जो है, सेकंड वाला पार्ट जैसे मैंने आपको बताया था, सेकंड पार्ट क्या था, इट वाज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन एंड उसके रिएक्शंस आपको लिखने आने चाहिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मान लो इफ आई आस्क यू दैट यू नो हाइड्रोजन गैस एंड H+ आयंस, ठीक है, का सॉल्यूशन है, तो इसका इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, इसका इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन रहेगा दैट आप सॉल्यूशन लोगे, सॉल्यूशन के अंदर H+ आयंस होंगे
ठीक है, एंड देन आप एक ऐसा प्रोविजन बनाओगे जिसके थ्रू आप H2 गैस इसमें बबल कर सकते हो सोल्यूशन के अंदर, एंड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिएक्शन यहाँ पर प्लैटिनम का, ठीक है, इनर्ट मेटल, बेसिकली इनर्ट मेटल का इलेक्ट्रोड रहेगा। ठीक है, ये इनर्ट मेटल का इलेक्ट्रोड क्या करता है, इट हेल्प्स इन टू मैनर्स। एक तो ये सरफेस प्रोवाइड करता है जहां पर रिएक्शन हो सके H2 एंड H+ के बीच में, अदरवाइज रिएक्शन का रेट बहुत स्लो रहेगा। एंड द सेकेंड थिंग वुड बी दैट इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाने हैं या अंदर आने हैं, सो ये वायर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हेल्प करेगा इन द सोल्यूशन। ठीक है, नाउ अगर ये सेल एनोड की तरह कनेक्ट करेंगे तो इसका रिएक्शन कैसा होगा, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, एनोड इंप्लाइज ऑक्सीडेशन, सो हाइड्रोजन will go into H plus ions plus 2 electrons, right? So you have you can think of it, you have oxidation state 0 से ये oxidation state +1 में जा रहा है। ठीक है, अगर यही हाफ सेल कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो रिडक्शन रिएक्शन होगा, राइट, समथिंग सिमिलर टू व्हाट यू हैव सीन बिफोर। ठीक है, this will go from 2H plus 2 electrons will go to H2 गैस। ठीक है, आप नोटिस करोगे तो ये +1 की स्टेट से 0 चला जाएगा, राइट। अच्छा, सो एज अ क्विक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूंगा क्लोरीन गैस एंड Cl- आयंस का इलेक्ट्रोड बनाना है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड बना रहा है तो कंस्ट्रक्शन तो सिमिलर रहेगा, कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर। आप मुझे इसके रिएक्शंस लिख के बता दो। ठीक है, अगर ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका रिएक्शन क्या होगा, और अगर ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, बताओ।
किसी का आया आंसर? भाई कैसा रहेगा यहाँ पर? वापस से एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, राइट? एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका मतलब रिएक्शन कैसे लिखना पड़ेगा? एनोड पर ऑक्सीडेशन रहेगा, सो नोटिस करना Cl माइनस, ठीक है, ये -1 स्टेट है, -1 से this will go to 0 by releasing 2 electrons, एंड कैथोड पर रिडक्शन होगा, तो इसका ऑपोजिट जो रिएक्शन है वही हो जाएगा, Cl2 plus 2 electron will give you 2Cl minus aqueous, ये 0 से -1 चला जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये आना चाहिए आपको, सेल के रिएक्शन लिखने आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बिटवीन मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड और मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड में, तो 1-2 मिनट हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं, एंड मैं यहाँ पर दोनों को क्लियरली डिफ्रेंशिएट भी कर देता हूँ, ठीक है। एक क्या है? मेटल एंड मेटल सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड है। और एक दूसरा कैसा है? मेटल एंड मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स रहेंगी ये। जैसे फॉर एग्जांपल ये होगा Ag, एंड Ag के साथ में, ठीक है, यू हैव से AgNO3, यहाँ पर हो गया से Ag, एंड Ag के साथ में AgCl। अब कई बार स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सर हमें कैसे पता कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है? तो अब उसके लिए ना क्वेश्चंस में आपके लिए हिंट रहेगा। अगर किसी सॉल्ट के ब्रैकेट में ऐसे एक्वस लिखा है या उसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो सॉल्युबल है, तभी तो उसका कॉन्सेंट्रेशन दिखा है, तभी तो उसके लिए एक्वस लिखा हुआ है। या फिर अगर किसी सॉल्ट के आगे ऐसे ब्रैकेट में S लिख दिया, तो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कैसा रहता है नोटिस करना, क्योंकि ये दोनों सॉलिड सॉलिड है तो इनके बीच में कॉमा लगता है, ठीक है, एंड दे आर टिपिकली in the solution of, they are together dipped in the solution of the anion, ठीक है, जो ये अनायन है सॉल्ट का Cl माइनस, उसी का कोई एक सॉल्युबल सॉल्ट का सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, KCl NaCl, बट Cl होना जरूरी है क्योंकि वही अनायन है, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ अनायन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, इनसॉल्युबल सॉल्ट था उसका, राइट। दोनों का कंस्ट्रक्शन नोटिस करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी अलग अलग रहता है। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट में कैसा रहेगा? ये मेटल रहेगा, मेटल का रॉड रहेगा, एंड यहाँ पर Ag प्लस आयंस का सोल्यूशन रहेगा, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट का सोल्यूशन रहेगा, उसमें इसको डिप कर देंगे बस, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया सिंपल सा इसका। बट इन केस ऑफ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड थोड़ा सा अलग रहेगा, यहाँ पे नोटिस करना कंस्ट्रक्शन कैसा रहेगा। सो आपका मेटल रहेगा एंड मेटल के ऊपर कोटिंग रहेगी, ठीक है, कोटिंग किसकी? कोटिंग ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, इसकी कोटिंग रहेगी, एंड टुगेदर दे आर डिप्ड, ठीक है, इन द
सोल्यूशन ऑफ द अनायन। ठीक है, ये सोल्यूशन ऑफ अनायन है, KCl का से सोल्यूशन है, उसके अंदर ये डिप्ड है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन रहेगा। ठीक है, दोनों का रिएक्शन भी अलग रहेगा एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफरेंट। ठीक है, यहाँ का से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Ag प्लस से Ag, अगर मेरे को ऐसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करनी है इसकी। एंड इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसको मैं लिखूंगा ऐसे AgCl से Ag। ठीक है, रिडक्शन की बात कर रहे हैं, +1 से 0 जा रहा है, यहाँ पे भी +1 से 0 जा रहा है, बट यहाँ पर एक्चुअली ये AgCl सॉल्ट से जा रहा है। तो ये दोनों अलग अलग रहते हैं, इनकी वैल्यू सेम नहीं रहती है। ठीक है, ये दो अलग अलग हाफ सेल हैं, इनके अंदर रिएक्शन भी नोटिस करना। ठीक है, एज कैथोड मान लो अगर ये दोनों एक्ट कर रहे होंगे तो इनका रिएक्शन कैसा रहेगा, यहाँ पर तो सिंपली रहेगा Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग Ag सॉलिड, ये यहाँ का रिएक्शन रहेगा। यहाँ पर नोटिस करना रिएक्शन इज ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ पर फ्रीली Ag प्लस तो प्रेजेंट नहीं है, Ag प्लस कैसे प्रेजेंट है, सॉल्ट के अंदर, तो दैट विल टेक एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म Ag। ठीक है, यहाँ +1 से 0 जा रहा होगा, यहाँ पर भी +1 से 0 ही जा रहा है, बट देन यहाँ पे फ्री Ag प्लस आयंस था लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर वो सॉल्ट के अंदर ही प्रेजेंट है। तो दोनों का रिएक्शन अलग अलग है, तो दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग रहती है। ये क्लियर है सबको? इसमें कुछ डाउट पूछना है? All right, so this is something which is the second subtopic. ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, फिर थर्ड सब टॉपिक था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सो इसमें आप लोगों से एक्सपेक्टेशन यही रहती है दैट आप के सामने अगर सेल लिखा हुआ है तो आपको उसको समझना आना चाहिए। ठीक है, सेल को रीड करने के बाद में उसका टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड एंड उसका रिएक्शन लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपको कुछ सेल्स के रिप्रेजेंटेशन लिख दूं सामने, तो क्या आप मुझे उनके इलेक्ट्रोड के टाइप और उनके रिएक्शन लिख के बता पाओगे? ट्राई करने हैं कुछ एग्जांपल्स। वैसे तो वीडियो लेक्चर में भी हम लोगों ने ये एग्जांपल्स प्रैक्टिस करे थे। लेट्स से जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लिया आप लोगों के लिए सामने, ऐसा Pb सॉलिड, ठीक है, PbSO4 सॉलिड, SO4 2 minus aqueous, then Zn2 plus aqueous, Zn solid। ठीक है, तो मुझे टाइप ऑफ सेल बताओ। ठीक है, एंड एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, वो बताओ।
आया किसी का? ओके, चलो मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। देखो, लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड होता है और राइट हैंड साइड वाला कैथोड होता है, राइट? ये तो आप लोगों को पता ही है। अब जैसे आप नोटिस करोगे यहाँ पर कैसा कैसा आपको दिखेगा, यहाँ पर मेटल है, ठीक है, ये मेटल है और ये मेटल का सॉल्ट है, ठीक है। अब ये मेटल का कैसा सॉल्ट है, सॉलिड देख के कैसा लगेगा, समझ में आएगा कि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड हो गया। यहाँ पर कैसे समझ में आएगा, आप देखोगे जिंक मेटल है और उसी का आयन प्रेजेंट है, ठीक है, और ये एक्वस लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक्वस लिखा होने की वजह से क्या समझ में आ जाएगा कि ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड हो गया। अच्छा, इनसॉल्युबल क्या गड़बड़ बोल दिया, मेटल मेटल सॉल्युबल, एक्वस लिखा है ना, मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। अच्छा, अब जैसा मैंने ऊपर आपको बताया है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखना है। एनोड पर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पीबी कैसा रहेगा, 0 से +2 जा रहा है, तो यहाँ पर पीबी सॉलिड ये 0 स्टेट में है, प्लस ये SO4 2- के साथ में कंबाइन करेगा एंड इससे PbSO4 सॉलिड बनेगा जिसके अंदर Pb+2 स्टेट में होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर कैसा रहेगा, जिंक 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और उससे जिंक सॉलिड बना देगा, राइट, +2 से 0, राइट। अब आप इनको ऐड कर दोगे तो आपको ओवरऑल सेल रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसा हो जाएगा, PbS प्लस Pb solid plus SO4 2- aqueous plus Zn2 plus aqueous is giving Zn solid plus PbSO4 solid, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। ये समझ में आया? यस सर। सर वो कैथोड एनोड सॉल्ट ब्रिज कैथोड वाला वो नोटेशन कैसे करते हैं सर, वो नहीं जम रहा है। मतलब ये नोटेशन को रीड करना नहीं आ रहा है? हाँ मतलब वो लिखते भी नहीं आता है सर सेल को देखकर। नहीं तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स को फॉलो करना पड़ेगा। वीडियो लेक्चर्स में आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल एक्चुअली इस पे करवाए थे। तो द थिंग इज कि जब आप चारों टाइप की इलेक्ट्रोड्स को दिमाग में बैठा लोगे, हाँ तब आपके लिए फिर ये वाला पार्ट इजी हो जाएगा। आपके दिमाग में अगर चारों टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स क्लियर हैं कि उनका खुद का रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है, तो फिर आप सेल का रिप्रेजेंटेशन भी लिख पाओगे, ठीक है। अब जैसे मैंने ये एक एग्जांपल आपके सामने दिया, ठीक है। अब आप मुझे कुछ बोलो एज एन एग्जांपल एंड मैं उसका रिप्रेजेंटेशन लिखने की कोशिश करूंगा आपके लिए। क्या बोलूं, मतलब सेल बताओ क्या। हाँ, मतलब कोई एक मतलब आपको रिप्रेजेंटेशन लिखना है या लिखी हुई रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन करना है? रिप्रेजेंटेशन। तो मान लो आपके सामने कोई रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मतलब सेल का डायग्राम है, उससे वो
एनोड सॉल्ट बेस कैथोड वाला रिप्रेजेंटेशन लिखना। हाँ, तो आपके सामने लेट से सॉल्ट का सॉरी सेल का डायग्राम है, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। से ये वाला एग्जांपल है, जिंक का रॉड है एंड जिंक के आयंस का सॉल्यूशन है, ठीक है। एंड इस तरफ, ठीक है, कैसा है, इस तरफ हाइड्रोजन गैस बबल हो रही है एंड हाइड्रोजन आयंस का सॉल्यूशन है एंड एक प्लैटिनम का रॉड है एंड ये आपस में कनेक्टेड है एंड बीच में सॉल्ट ब्रिज भी कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, देखो कैसे। तो सबसे पहले तो सॉल्ट ब्रिज बना लेते हैं डबल एरो से, डबल वर्टिकल लाइन से, ठीक है। लेफ्ट हैंड की तरफ एनोड लिखेंगे, राइट हैंड की तरफ कैथोड लिखेंगे, ठीक है। अब इस तरफ जो एनोड है वो आपको दिख रहा है कैसा है, इट इज अ मेटल, मेटल इनसॉल्युबल की सॉल्युबल, सोल्यूबल है सर। सॉल्युबल है, मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है अब यहाँ पे नोटिस करना, आप मेटल लिखोगे Zn सॉलिड और उसका जो सॉल्युबल सॉल्ट है उससे Zn2 प्लस एक्वस आयंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों लिखना है और इनके बीच में एक सिंगल लाइन लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये अलग अलग फिजिकल स्टेट में है, ये सॉलिड है और ये एक्वस है ना। अच्छा, अब मुझे नोटिस करना लेफ्ट से राइट जब मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा जैसा यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसा हो रहा है, Zn जो है वो Zn2 प्लस में जा रहा है, ठीक है। तो मैं पहले Zn लिखूंगा और फिर यहाँ पर Zn2 प्लस एक्वस लिखूंगा। तो ये तो हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करना, राइट हैंड साइड कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोड है ये, मेटल मेटल नहीं, मेटल नहीं है वो। प्लैटिनम तो इनर्ट मेटल है ना, वो तो रिएक्शन हाँ। कर नहीं रहा है। वही। तो कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोड हो गया ये, देखो ना क्या क्या कंपोनेंट है उसके, गैस है और आयन है, तो ये गैस आयन इलेक्ट्रोड हुआ ना। यस सर। हाँ जैसा है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बोला कि जब तक आपको टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड का नॉलेज नहीं रहेगा ना तो आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे। तो ये गैस आयन इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ पर रिएक्शन कैसा रहता है, ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गिव यू H2 गैस, राइट, ये रिएक्शन होगा, राइट। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर दो फेज हैं, एक एक्वस है और एक गैस है। तो क्या रहेगा, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगाओगे आप और अभी अगेन वापस जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो कैसे जाओगे, जैसा रिएक्शन में जा रहे हो। तो पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा H प्लस, ठीक है। फिर वर्टिकल लाइन मतलब डिफरेंट फेज रहेगा और फिर लिखूंगा H2 गैस, ठीक है। एंड अब इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड भी लिखनी है, तो वो क्योंकि एक और वर्टिकल लाइन लगाऊंगा क्योंकि ये सॉलिड फेज में तो अलग फेज है, तो इसके लिए यहाँ पर ये एक और सिंगल वर्टिकल लाइन लगेगी विच विल बी रिप्रेजेंटिंग द इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये समझ में आया। हाँ सर अब समझ में आया। वो इलेक्ट्रोड पे ही थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। ऑल राइट। सो ये आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल वाले पार्ट भी हो गए। अच्छा,
देन उसके बाद में आपके पास में आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल, है ना। तो इसमें अब आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं याद करने के लिए। इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल के लिए से मेटल और मेटल सॉल्युबल सॉल्ट, मेटल और मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ मैं एग्जांपल के लिए। तो उसमें कैसा रहेगा, मेटल अपने आयंस के सॉल्यूशन में डिप्ड है ना। तो अब दिस कैन, ठीक है, दिस कैन बिहेव एज एनोड और कैथोड, ठीक है। डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन व्हाट इट्स कनेक्टेड टू, ठीक है। जैसे मैंने आपको इनफैक्ट लास्ट क्लास में ही बताया था, एंड अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एग्जांपल देखा होगा तो उसमें अगर मान लो कि ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अगर आपने थोड़ा बहुत समझा होगा कि जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं, या चलो रुको ठीक है, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे थोड़ी देर में आता हूँ। बट ये तो आपको सेकेंड वाले टॉपिक में समझ में आ ही गया था कि कोई भी इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड या कैथोड दोनों की तरह एक्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसी के लिए अब अगर यहाँ पे नोटिस करना, अगर वो एनोड की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है, तो कैसा होता है, जो इलेक्ट्रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। इलेक्ट्रोड जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अगर ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा होता है तो कैसा होता है, इसका ऑपोजिट हो जाता है, रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड सोल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर आ जाती है, इनको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। ये एक चार्ज की लेयर है और ये दूसरे चार्ज की लेयर है। ये समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। यस सर। ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की वजह से क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference is created which is called as electrode potential, है ना। यहाँ पर कैसा है, m gives m plus plus electron and यहाँ पर m plus plus electron giving m solid, right। कैथोड पर, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड पर रिडक्शन होता है, ठीक है। अब ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब आप अगर देखोगे तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और अगर ये स्टैंडर्ड स्टेट में है तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई के ऊपर नॉट का साइन लगाकर एंड लिखेंगे m से m प्लस जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना।
और अगर कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे SRP। ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ई नॉट एम प्लस से एम जा रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है। ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब कैसा रहता है कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए, फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोड, कोई एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड होगी ना, तो उसके लिए क्या होगा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ठीक है, SOP और SRP का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बट साइन अलग अलग रहता है। ठीक है, क्योंकि इनके रिएक्शन आप नोटिस करो तो एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। ये समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे देखोगे, ई नॉट Zn2 प्लस Zn, ये -0.76 वोल्ट होता है, तो इसका मतलब ई नॉट ऑफ Zn to Zn2 plus will be plus 0.76 वोल्ट, ऐसे लिखना होता है। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब नोटिस करना, फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, SRP आर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि अरे एलिमेंट ही अलग हो जाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे जिंक का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ये -0.76 वोल्ट है। कॉपर का अलग होता है, कॉपर के केस में ये ऐसा 0.34 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग रहते हैं। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, देन अभी ये तो हो गया इंडिविजुअल हाफ सेल के बारे में। ठीक है, ये तो हो गया इंडिविजुअल हाफ सेल के बारे में। अब फुल सेल पोटेंशियल कैसे होता है, फुल सेल पोटेंशियल कैसा रहता है, यहाँ पर नोटिस करना, एक तरफ एनोड रहता है और एक तरफ कैथोड रहता है। ठीक है, और इनको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं वायर और सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स है और ये इलेक्ट्रॉन का सिंक है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो इसका तो कैसा रहेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है एनोड का, एंड इधर कैथोड है, कैथोड को इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल जो रहता है उसको हम लोग सेल का पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब टिपिकली कैसा होता है, टिपिकली डेटा ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल SRP, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर गिवन। तो उसके लिए मैं फॉर्मूले में क्या चेंज कर देता हूँ, मैं इसको ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल लिख देता हूँ, माइनस साइन लगा के एनोड वाला। ठीक है, क्योंकि डेटा मेरे को हमेशा या मोस्टली रिडक्शन पोटेंशियल का ही मिलता है। ठीक है, तो मेरा ये कैसा हो जाएगा, ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट SRP कैथोड। ठीक है, ये जो है मैंने यहाँ पे लिखा माइनस, ये देखो यहाँ पर क्या है, ई नॉट SRP एनोड। ये समझ में आया? तो मैंने आपको क्लास नोट्स में बोला था कि ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना।
राइट? ये समझ में आया? यस सर। ओके, फिर इसके बाद में आता है टॉपिक किसका? रेफरेंस इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये जो मैंने आपको बताया है, इसमें अगर हम H2 का प्रेशर 1 बार ले लें और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले लें, तो ये क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अदरवाइज इसको सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे, स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे। बट अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 बार हो जाएगा एंड H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो जाएगी, तो वी कॉल इट एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। ठीक है, अब इसके लिए नोटिस करना, हम लोगों ने बाय कन्वेंशन डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, बाय कन्वेंशन, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में भी कन्वेंशन लिया था ना कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स को 0 असाइन कर देंगे इन देयर मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग फॉर्म, तो वैसे यहाँ पे बाय कन्वेंशन E नॉट H+2H2, ठीक है, SRP बोल लो, या फिर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, या SOP बोल लो। ठीक है, H2 से H+, इनको हमने 0 असाइन करा हुआ है। ठीक है, ये असाइंड है एंड इनके रेस्पेक्ट में, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस we have created इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसी के बेसिस पे बनाया हुआ है, जो अपना 6th सब टॉपिक है। ठीक है, इनफैक्ट लेट मी क्विकली कॉपी पेस्ट दैट हेयर इटसेल्फ। ठीक है, ये यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डाल देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है सबको? इसमें आप नोटिस करोगे? यस सर। नोटिस यस करना, सर। हाँ नोटिस करना, ये जो कहाँ गया हाइड्रोजन, ये इसका 0 असाइन किया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमारा रेफरेंस है। ठीक है, एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। ठीक है, इस पूरी टेबल में आप नोटिस करना, तो ये क्या नोटिस करोगे यहाँ पर, इन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेटा लिया हुआ है एंड ये सब यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ना, ये सारे रिडक्शन रिएक्शंस हैं एंड ये सारी की सारी SRP वैल्यूज हैं। ठीक है, दीज आर ऑल SRP वैल्यूज। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंट अननोन इलेक्ट्रोड्स को क्या करा, इसके साथ में कनेक्ट करा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में, और उनका मेजरमेंट ले लिया, और फिर ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में एक टेबल बना दी। ठीक है, अच्छा, तो अब इस टेबल में मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, सम SRP are positive while some are negative, why? एक्सप्लेन करो। सर कुछ कैथोड की तरफ है और कुछ एनोड की तरफ है, इसीलिए।
हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा सही है। देखो कैसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक अननोन को SHE के साथ कनेक्ट करके एक सेल बना दिया, ठीक है। अब कौन सा कैथोड है या कौन सा एनोड है वो मुझे पता नहीं पड़ेगा, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद ही पता पड़ेगा, ठीक है। नाउ इफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये मैं एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकता हूँ। इफ इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम अननोन टू SHE, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अननोन एनोड है और SHE कैथोड है। या फिर इफ इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैं एक्सपेरिमेंटली पता कर सकता हूँ ना, ठीक है, दिस इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि SHE एनोड था यहाँ पर और अननोन कैथोड था। ये समझ में आया? राइट। अच्छा, अब नोटिस करना, जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या होता है, E नॉट सेल इज इक्वल टू SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, ठीक है। इसमें अब SHE कैथोड है तो बाय कन्वेंशन उसको 0 असाइन किया हुआ है, ठीक है। एंड ये ई सेल तो हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, ठीक है। जो ई नॉट सेल है ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो SRP ऑफ एनोड आया, ठीक है, जो कि हमारा अननोन था, वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू, राइट। एंड ऐसे ही यहाँ पर नोटिस करना, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, एंड यहाँ पर SHE एनोड है तो ये 0 हो जाएगा। एंड ई नॉट सेल हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि SRP ऑफ द कैथोड इस टाइम पर जो अननोन है वो क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यूज। ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इससे अब आप एक इम्पॉर्टेंट क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो वो यहाँ पे नोटिस करना। जो एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर रहे हो उसके ऊपर एक क्वेश्चन कनेक्ट करना। अब SHE की जगह, ठीक है, इफ आई कनेक्ट, ठीक है, इफ वी connect any two electrodes, if we connect any two electrodes, then how do we decide which is anode and which is cathode, ठीक है। ये मेरा आपसे एक और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? मान लो कि मेरे पास में से ऐसा जिंक एंड जिंक 2+ आयंस का एक इलेक्ट्रोड है एंड इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ से Ag एंड Ag+ के आयंस के साथ में। तो कौन सा एनोड की तरह बिहेव करेगा, कौन सा कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। एंड आपके पास रेफरेंस के लिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रहेगी, ठीक है। तो इसमें आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा
जिंक कहाँ पर है? जिंक यहाँ पर है, ठीक है, एंड सिल्वर है यहाँ ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इन दोनों में अब आप नोटिस करके बताओगे कौन सा एनोड की तरह बिहेव करेगा, कौन सा कैथोड की तरह बिहेव करेगा? Ag कैथोड और Zn एनोड। सही जवाब, ठीक है। तो इसमें अब आपका स्टेटमेंट जो याद करने के लिए रहेगा वो ऐसे नोटिस करना, जिसका लेसर एसआरपी है, ठीक है। एंड व्हेन आई से लेसर एसआरपी, ये मैं साइन के साथ में बोल रहा हूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं, मतलब -2 -1 से छोटा है, ठीक है। तो लेसर एसआरपी एक्ट्स एज एनोड, ठीक है, एनोड या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे हम लोग, एंड हायर एसआरपी जिसका होता है, ठीक है, दैट एक्ट्स एज कैथोड, ठीक है, पॉजिटिव पोलैरिटी जिसकी रहेगी, ठीक है। साइन मतलब आप चलो इसके उससे कंफ्यूज मत होना साइन से, मैं एक और एग्जांपल कराता हूँ ताकि आपको साइन का कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एनोड की तरह रहेगा और ये कैथोड की तरह। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि से मेरे पास कॉपर एंड कॉपर 2+ का कॉम्बिनेशन होता एंड एजी एंड एजी प्लस का कॉम्बिनेशन होगा, तो कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड की तरह बिहेव करेगा, जरा बताना। मैं आपके सामने सीरीज शो कर देता हूँ। सो सीरीज में देखो, ये रहा सिल्वर और ये रहा कॉपर, बताओ। कॉपर कैथोड। क्यों? सर वो कॉपर हमेशा कॉपर कैथोड की तरह नहीं बिहेव करता, यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। होता क्या है कि मैं पहला एग्जाम्पल में एक बार कॉपर बता देता हूँ कैथोड की तरह, तो बच्चे हमेशा मान लेते हैं कि कॉपर तो कैथोड ही होगा। इसमें देखो ना, ये स्टेटमेंट क्या लिखा है मैंने, वापस से पढ़ो ये स्टेटमेंट। लेसर एसआरपी एक्ट्स एज एनोड, तो इन दोनों में किसका एसआरपी कम है? यस एजी का। अरे ये 0.34 है और ये 0.8 है, तो कम किसका है राजा, क्या बोल रहे हो तुम? सॉरी सॉरी, कॉपर का है कम, मैं ज्यादा बता रहा था। हाँ तो मैंने तो ये स्टेटमेंट ये लिखा ना, लेसर एसआरपी एक्ट्स एज एनोड, तो लेसर एसआरपी कॉपर का है, राइट। तो हाँ सर। कॉपर यहाँ पर कैसे एक्ट करेगा? कॉपर विल एक्ट एज एनोड एंड सिल्वर विल एक्ट एज कैथोड। समझ में आया? हाँ अच्छा सर। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो I2 गैस है एंड उसका आयन है I- एंड क्लोरीन गैस है, ठीक है, एंड उसका आयन है क्लोरीन माइनस, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कहाँ पर है ये दोनों, नोटिस करना। सो ये तो रहा आयोडीन और ये रहा क्लोरीन, ठीक है। तो कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड की तरह एक्ट करेगा?
अरे ये स्टेटमेंट पढ़ो ना वापस, क्या था ये स्टेटमेंट? एनोड आयोडीन। बस आ गया ना, इसका लेसर एसआरपी है I2 और Cl2 के बीच में। ये I2 का कम वैल्यू है, Cl2 का ज्यादा है, तो I2 एनोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एंड Cl2 कैथोड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? अच्छा, यस सर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सो एक एग्जांपल लो, इसका लो। ठीक है, आप लो इसकी तरह से लो, Pb सॉलिड एंड Pb2+ है। ठीक है, ये एक साइड है और दूसरी साइड पर है अल्यूमिनियम सॉलिड एंड उसका आयन Al3+। ठीक है, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ सीरीज में कहाँ पर है ये। सो सीरीज में नोटिस करो, ये रहा Pb एंड ये रहा अल्यूमिनियम। कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड रहेगा? एनोड एल्यूमिनियम। राइट। एनोड एल्यूमिनियम और लेड कैथोड रहेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अभी कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? यस सर। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको क्या होगा, इस सीरीज का ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिथियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक, आयरन, Sn, Pb, हाइड्रोजन तो आप याद रखोगे सही, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, ये एलिमेंट्स तो आपको ध्यान रखने ही है। फिर ऐसे I2, Br2, Cl2 एंड F2। ठीक है, इनका भी ध्यान रखना। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैल्यूज का मत ध्यान रखना, ऑर्डर जरूर ध्यान रखना। वैल्यूज में आप आगे पढ़ोगे तो आपको दो वैल्यूज और याद रखनी रहेंगी, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली। ये दो वैल्यूज आगे मैं बताऊंगा आपको, लेक्चर नंबर 5 में काम आएंगी, वो आपको याद रखनी है। बाकी इनमें आपको ये ध्यान रखना है कौन सा नीचे कौन सा ऊपर, ये ऑर्डर आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अभी तो कैसा है कि बार बार मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ, बट मैं अगर यही सवाल अब बिना टेबल दिखाए पूछ लेता कि एल्यूमिनियम और लेड में कौन ऊपर कौन नीचे है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको ये टेबल पूरी नहीं बोलूंगा मैं याद करने के लिए, बट जो मैं सिलेक्टेड टिक मार्क के करके बताए हैं, एटलीस्ट वो आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट देखना। ठीक है, हम लोग जब केमिकल एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल एक्टिविटी, तो केमिकल एक्टिविटी कैसी रह सकती है? केमिकल एक्टिविटी कैन बी इन टर्म्स ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, acting as oxidizing agent, or it can be about accepting electrons, ठीक है, acting as, okay, sorry, गड़बड़ लिख दिया, गिविंग इलेक्ट्रॉन मतलब acting as reducing agent।
ठीक है, इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइजेस एंड एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन मतलब एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट्स सेल्फ रिड्यूसेस। ये अपन ने वॉल्यूमेट्रिक चैप्टर में पढ़ा था। इतनी क्लैरिटी है सबको, है कि नहीं? यस इसमें सर। कोई, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है, लेसर एसआरपी, ठीक है, विद साइन। लेसर एसआरपी implies stronger reducing agent। ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस करोगे कि जो नीचे वाले एलिमेंट हैं उनकी एसआरपी कम है, ठीक है, साइन के साथ में। एंड हमने देखा ना कि जितना नीचे होगा उतना क्या रिएक्शन होता है, मतलब वो एनोड की तरह एक्ट करना चाहेगा ना। अब भी नोटिस किया कि जितना नीचे होगा वो उतना एनोड की तरह एक्ट करना चाहेगा, है कि नहीं? यस सर। तो एनोड पर क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो इट इटसेल्फ ऑक्सीडाइजेस एंड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये समझ में आया? तो इसका मतलब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये कैसे हो रहे हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि इनको ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है, इनको ये रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जानी है, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन लूज करना है। ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब फिर यहां पर नोटिस करना इस तरफ, हमने देखा था कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स थे वो कैथोड की तरह एक्ट करना चाह रहे हैं, तो जितना ऊपर होगा वो उतना कैथोड की तरह एक्ट करना चाहेगा। तो जिसका जितना ज्यादा हायर एसआरपी है तो वो क्या करना चाहेगा, कैथोड की तरह एक्ट करके खुद रिडक्शन करेगा एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, राइट? तो वो उतना स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाले जो थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो ये ऊपर वाले हैं ये क्या चाहते हैं, दे वांट टू अंडरगो रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, दीज आर ऑल गुड, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये आपने समझा इनकी केमिकल एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस करना, ये टेंडेंसी जो रहती है टिपिकली कौन शो करता है, टिपिकली मेटल्स शो करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो बात आती है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन शो करता है, मेटल शो करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट बना सकते हैं दैट जो नीचे है जितना, ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा एसआरपी है, ठीक है, वो क्या है, दैट इज अ मोर एक्टिव मेटल, है ना। तो आप यस नोटिस सर। करोगे यहाँ पर ये नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हो गए, दीज आर एक्टिव मेटल्स, आई कैन से मोर एक्टिव मेटल्स। ये समझ में आया?
अगर मैं पूछूंगा आपसे कि जिंक और आयरन में, ठीक है, ज्यादा एक्टिव मेटल कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? जिंक। एकदम सही जवाब। समझ रहे हो? अगर मैं पूछूंगा कॉपर और सिल्वर में कौन ज्यादा एक्टिव मेटल है, ठीक है, दोनों ही कम एक्टिव है बट कंपेयर तो कर सकते हैं ना दोनों के बीच में। यस सर, कॉपर ज्यादा एक्टिव। कॉपर ज्यादा एक्टिव है। समझ गए? ग्रेट। यस। अच्छा, वैसे ही अब ऑब्जर्व करना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है, ये कौन शो करता है? टिपिकली नॉन मेटल्स शो करते हैं। राइट। सो इसमें कैसा रहेगा? अब यहां पर नोटिस करना, हायर एसआरपी, ठीक है, वापस से विद साइन, हायर एसआरपी जिसका रहेगा वो क्या हो जाएगा? मोर एक्टिव नॉन मेटल, ठीक है, दैट विल बी अ मोर एक्टिव नॉन मेटल। तो यहां पर वापस से ऊपर आके लेट से मैं आपसे पूछता हूं कि आयोडीन और ब्रोमीन में कौन सा ज्यादा एक्टिव नॉन मेटल है? ब्रोमीन। ब्रोमीन। ब्रोमीन और क्लोरीन में कौन सा ज्यादा एक्टिव नॉन मेटल है? क्लोरीन। क्लोरीन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा एक्टिव है? क्लोरीन। राइट। तो नॉन मेटल्स की एक्टिविटी समझ में आई? यस सर। ठीक है। सो अब बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी, एक और स्टेटमेंट ध्यान से देख लो, मोर एक्टिव स्पीशीज, ठीक है, कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव स्पीशीज ions from its solution। ये समझ में आया? जो ज्यादा एक्टिव है वो कम एक्टिव स्पीशीज के आयंस को डिस्प्लेस कर सकता है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो जैसे इफ आई आस्क लाइक ये रिएक्शन के बारे में, ठीक है, कॉपर सॉलिड को मैं एजी के आयंस के सॉल्यूशन में डाल दूंगा तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आप यहाँ पे देख लो कि कॉपर और सिल्वर के बीच में कौन ज्यादा एक्टिव है। ये कॉपर था और ये सिल्वर है। तो ये कॉपर को अगर मैं सिल्वर के आयंस के सॉल्यूशन में डालूंगा, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा सर डिस्प्लेस। राइट। हम लोगों ने अभी नोटिस किया कि मोर एक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस एक्टिव। राइट। सो मतलब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है रिएक्शन, दिस हैपन्स, और क्या बन जाएगा? Cu2 प्लस एंड Ag। ठीक है, अब उसको आप बैलेंस भी कर सकते हो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स के बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। राइट। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं कॉपर को ऐसे जिंक के आयंस के सॉल्यूशन में रख दूंगा तो क्या होगा?
हम लोग वापस से देखते हैं अपनी सीरीज में कॉपर एंड जिंक कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये रहा कॉपर एंड ये रहा जिंक। तो नहीं सर, नहीं मैंने होगा। कॉपर को रखा जिंक के आयंस के सोल्यूशन में। तो अब नहीं यहाँ सर। पर राइट, जिंक इज मोर एक्टिव, तो रिएक्शन नहीं होगा। राइट, सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? माय आंसर इज नो रिएक्शन। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। ग्रेट। अच्छा, अगर अब मैं से आपसे पूछ रहा हूं कि F2 गैस को अगर मैं Cl माइनस आयंस के सोल्यूशन के थ्रू पास करूंगा तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये नॉन मेटल्स के केस में आ गया मैं। ये तो क्या था, ये मैंने मेटल्स के केस में बात करी है। अभी मैं आपको नॉन मेटल्स के केस का एग्जांपल बता रहा हूँ। तो नॉन मेटल्स में कैसे देखते हैं, ऊपर वाला ज्यादा एक्टिव होता है। यस सर, होगा वो डिस्प्लेस। तो ये फ्लोरीन था और दूसरा क्या लिया था, क्लोरीन। तो फ्लोरीन गैस को Cl माइनस आयंस के थ्रू डालेंगे तो यस, मोर एक्टिव विल डिस्प्लेस द लेस एक्टिव, तो मेरा यस सर। रिएक्शन होगा। ठीक है, तो मेरा रिएक्शन हो जाएगा एंड उसकी वजह से F माइनस एंड Cl2 गैस बन जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग भी कर लेना। अच्छा, अगर मैं आयोडीन गैस को ब्रोमीन आयंस के थ्रू पास करूंगा तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर देखो आयोडीन गैस और ब्रोमीन आयन का अगर आपको दिखाऊं मैं कौन सा कहाँ पर है। सो ये तो ब्रोमीन रहा और ये आयोडीन रहा। तो मैं अगर आयोडीन गैस को ब्रोमीन आयंस के थ्रू पास कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? नहीं होगा रिएक्शन। नहीं होगा, क्योंकि आयोडीन लेस एक्टिव है। राइट, सो ये आप सीख गए हो, एक्टिव लेस एक्टिव वाला पार्ट भी। तो यस। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद में एक और पार्ट जो था वो था थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल। ठीक है, एंड उसमें आपको बस ये सिंपल रिलेशनशिप्स डिराइव करके बताए थे, डेरिवेशन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। डेल्टा जी निगेटिव होता है। डेल्टा जी तो स्पॉन्टेनियस सेल के लिए नेगेटिव होता है। ठीक है, पहले तो यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट का डिस्कशन करा जा रहा था। स्टैंडर्ड स्टेट में कैसे लिखते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक ध्यान ध्यान रखने वाला एस्पेक्ट क्या है कि स्पॉन्टेनियस सेल के लिए कैसा होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में, अंडर स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है, फॉर अ स्पॉन्टेनियस सेल क्या हो जाता है, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई नॉट पॉजिटिव होगा, है ना। अच्छा, अब इस n के ऊपर भी फोकस करना। ये n कैसे लिखते हैं? ठीक है, ये जो n होता है इसके ऊपर ध्यान देना। दिस n अगर हमें हाफ रिएक्शन के लिए लिखना है और फुल रिएक्शन के लिए लिखना है तो हमें कैसे लिखना चाहिए, आप उसके ऊपर ध्यान दो। हाफ रिएक्शन में कैसे लिखते हैं, n is the number of electrons mentioned in the reaction। ठीक है,
अच्छा एक सेकेंड ना, मुझे 1 मिनट के लिए ब्रेक दो, मुझे छोटा सा काम करना है। आई जस्ट कम बैक, गिव मी 1 मिनट। हाँ, सो या आई एम बैक। तो n कैसे लिखते हैं? यहाँ पर n इस जो भी रिएक्शन में मेंशन किया हो, जैसे मान लो रिएक्शन है H2 gives 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप n क्या लिखोगे? 2। बट अगर मान लो ऐसे लिखा है रिएक्शन, हाफ इंटू एज एन हाफ H2 gives H plus इलेक्ट्रॉन, तो n आपके लिए हो जाएगा फिर 1। ठीक है, तो जितना मेंशन किया हुआ है उतना ही आपको n लिखना है फॉर हाफ रिएक्शन। फुल रिएक्शन में कैसा होगा? फुल रिएक्शन में n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गेट कैंसल्ड। ठीक है, व्हेन सेल रिएक्शन इज रिटन आफ्टर एडिंग हाफ रिएक्शंस। ठीक है, तो मान लो अगर कोई सेल था जिसमें एनोड है एंड कैथोड है, एनोड का रिएक्शन है कुछ इस तरीके से, एनोड पर रिएक्शन हो रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ से Zn solid gives Zn2 plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड कैथोड पर हो रहा है Ag plus aqueous plus इलेक्ट्रॉन gives Ag solid। ठीक है, अब इनको मैं कंबाइन करके फुल सेल रिएक्शन कैसे लिख सकता हूँ? एक तो मैं लिख सकता हूँ कि कैथोड को 2 से मल्टीप्लाई करा और ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? जिंक सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस aqueous, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग Zn2 प्लस aqueous प्लस 2 Ag solid प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हुए? 2। तो n में 2 लिख दूंगा। या फिर मैं इसको और भी तरीके से लिख सकता था, इस सेल रिएक्शन को मैं कैथोड को 2 से मल्टीप्लाई करने की जगह एनोड को हाफ से मल्टीप्लाई करके ऐड करता। ऐसा लिखता, हाफ Zn solid प्लस Ag plus aqueous is giving Zn और half of Zn2 plus aqueous plus half of Zn2 plus aqueous plus Ag solid, राइट। तो n इस केस में क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि दोनों जगह पर एक एक ही इलेक्ट्रॉन था जो मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ। ये समझ में आया? यस सर। राइट, सो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो आप लोगों ने समझ लिए हैं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग which we had discussed in the video lectures as well. अच्छा, अब इनके अलावा आपको कुछ डाउट्स हैं? समथिंग यू वांट टू डिस्कस, सम क्वेश्चन फ्रॉम बुकलेट और एनीथिंग? नहीं सर। आप लोगों ने बुकलेट अटेम्प्ट करी है? यस सर। ऑल राइट, ठीक है, तो फिर बुकलेट अब में तो वो सर मतलब ऐसे सब्जेक्टिव टाइप है ना, सब्जेक्टिव टाइप मतलब वो न्यूमेरिकल टाइप ऐसे नहीं है कुछ। हाँ, वो स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल नहीं है। अब हाँ। जब आप वीडियो लेक्चर 3 और वीडियो लेक्चर 4 करोगे ना, तो आपको न्यूमेरिकल टाइप मिलेगा। ठीक है, तो अब आप हाँ। यहाँ पर नोटिस करना, वैसे तो मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, टारगेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आपको क्या क्या देखना है? आपको वीडियो लेक्चर
3 and 4 इनको देखना है, ठीक है। एंड बुकलेट से आपको FBO सॉल्व करना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, अभी कहाँ तक करा था बताया था मैंने आप लोगों को, 32 तक। 32 तक ना, तो 33 से 60 ये आपको करना रहेगा, ठीक है। इस यस प्रिपरेशन के साथ में आओगे, इसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे तो फिर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस। चलो तो फिर अभी आज का लेक्चर क्लोज करते हैं एंड देन विल मीट नेक्स्ट वीक। 3 ही जने। हाँ हाँ चलेगा, 3 भी चलेंगे। ठीक है सर। ओके, थैंक यू गाइस, बाय सर। बाय।